स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑक्टेट रूल से स्टार्ट करेंगे। कॉसल एंड लुइस इन 1916 डेवलप्ड एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कॉसल और लुइस जो थे वो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1916 में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो थी केमिकल कॉम्बिनेशंस की एटम्स के बीच डेवलप्ड की। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं। Right? According to this, atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, gaining or losing, or by sharing of valence electrons in order to have an octet in their valence shells. This is known as octet rule. ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या कहना चाह रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है वो या तो ये कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनके उनको आपस में शेयर कर लेते हैं ताकि इनका ऑक्टेट जो है वैलेंस शेल में कंप्लीट हो सके। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली पॉसिबल हो। राइट, तो इसे इन्होंने ऑक्टेट रूल कह दिया। राइट, अब इसमें जो था फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। Langmuir in 1919 refined the Lewis postulations by abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet. ठीक है, लैंगमियर जो थे उन्होंने 1919 में जो लुईस postulations थे उनको रीफाइंड किया। रिफाइंड का मतलब क्या है कि उनको रीमॉडिफाई किया। ठीक है, बाय अबेंडनिंग द आइडिया। अबेंडनिंग मतलब कि उन्होंने इस आइडिया जो लुईस ने दिया था कि स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट जो है ऑक्टेट का होता है। स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और साथ में जो इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कर्नल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो एक क्यूब की फॉर्म में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं ये फिल्ड अप होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक भी कॉर्नर अगर खाली रह जाता है तो श्योरली ये जो एटम है इसकी कोशिश क्या रहती है कि वो जो कॉर्नर है उसे फिल्ड अप किया जाए। अगर वो फिल्ड अप हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और जो एटम है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। जो लैंगमियर थे उन्होंने ये जो आइडिया था इसे रिफाइंड कैसे किया, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine molecule. आप लुइस और लैंगमियर जो है इनकी थ्योरी कैसे अंडरस्टूड कर सकते हो, आप जो क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है उसकी हेल्प के साथ। राइट, इन्होंने क्या कहा है, द क्लोरीन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन neon 3s2 3p5 is one electron short of the argon configuration. जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट इज, अगर आप फिर से लिखो, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। राइट, और इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन कम है आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने से। ठीक है, अगर ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगी जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। राइट, द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि हम जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, कि दो क्लोरीन एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। राइट, ईच क्लोरीन एटम कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू दी शेयर्ड पेयर। ठीक है, हर एक क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। राइट, और एक शेयर्ड पेयर बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑब्वियसली क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। इस क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 7 आ रहे हैं। राइट, तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। राइट, और ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आपस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये एक मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर आप देखो तो इस क्लोरीन को ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है, तो इस क्लोरीन का ऑक्टेट जो है
ये भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो क्लोरीन सेकंड से मिला है वो क्लोरीन 1 के जो ऑक्टेट है उस कंप्लीशन में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और जो क्लोरीन 1 का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्लोरीन सेकंड के ऑक्टेट कंप्लीट करने में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे इन दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इन द प्रोसेस बोथ क्लोरीन एटम्स अटेन द आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। दोनों क्लोरीन जो है इस प्रोसेस में उनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से जो नियरेस्ट इनके नोबल गैस आ रही है जो कि आर्गन है, ठीक है, इन्होंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर कर रही है। अब यहाँ पे ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ऑब्वियसली ये जो डॉट्स हैं हमारे पास क्लोरीन के केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो है ये इस वाले क्लोरीन को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ये इस वाले क्लोरीन जो है उसे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। सो सच स्ट्रक्चर्स आर रेफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये जो डॉट सिस्टम वाले स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो इन विच कंबाइनिंग एटम्स में बी आइडेंटिकल और डिफरेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आप और मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिख सकते हो, राइट। उनमें जो है कंबाइनिंग एटम वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन O2 N2 और H2O के केस में भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें O2 जो है उसमें जो कंबाइनिंग एटम है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, और H2O जो है उसमें जो कंबाइनिंग एटम है वो डिफरेंट आ रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बीइंग दैट, ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो कि इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में दी हुई हैं। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। कह रहे हैं कि हर एक बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की हेल्प के साथ बन रहा है बिटवीन दी एटम्स, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, तो श्योरली ये दो एटम क्या करेंगे, ये एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, ऐसे करके एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। Each combining atom contributes at least one electron to the shared pair, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हर एक जो कंबाइनिंग एटम है वो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है शेयर्ड पेयर में। जैसे क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन 1 जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्लोरीन 2 जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। The combining atoms attain the outer shell noble gas configuration as a result of the sharing of electron, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे जो कंबाइनिंग एटम है वो आउटर मोस्ट शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं। मतलब ये क्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में क्या कर रहे हैं, आउटर शेल, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे जो इनकी नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी ये वो एक्वायर कर लेंगे। तो नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, क्लोरीन के केस में आर्गन है, तो श्योरली ये वाला क्लोरीन जो है ये भी आर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, ये वाला क्लोरीन भी आर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। Thus, in water and carbon tetrachloride molecules, formation of covalent bonds can be represented as a water, और जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसके केस में कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ठीक है। हम साथ में ड्रॉ करके देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट केस हम वाटर का देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, H2O, ठीक है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल एटम आएगा, राइट। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन 1 के साथ शेयर करेगी और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन 2 के साथ शेयर करेगी। अब हाइड्रोजन हमारे पास एक
ऐसी एलिमेंट आती है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इसकी सबसे नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है, तो ये डुप्लेट कंप्लीट करती है ऑक्टेट की जगह। लेकिन ऑक्सीजन की नियरेस्ट जो हम नोबल गैस देख लें तो वो क्या है, नियॉन है, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने होंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्होंने शेयर कर लिए हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑक्सीजन की जो नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर हो गई है। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, राइट। इसे CCl4 भी कहते हैं। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। अब CCl4 की अगर आप बात कर रहे हो, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए अपना नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कार्बन को 4 चाहिए। तो कार्बन क्या करती है, 4 क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, जिससे क्या होगा, जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे इस क्लोरीन के पास आ गया, राइट। अब आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आप कार्बन का देखो तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट मान सकते हैं हम, ठीक है। काउंट करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसने कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, नियॉन की, राइट। और क्लोरीन जो है इन्होंने कौन सी कर ली, इन्होंने आर्गन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर कर ली। Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. अगर दो एटम्स हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर रहे हैं तो आपस में वो कैसे ज्वाइन होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प के साथ। यहाँ पे मैं CCl4 की ही बात कर रही हूँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक पेयर, मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमारे पास ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसके साथ भी और इस वाले के साथ भी, राइट। नाउ इन मैनी कंपाउंड्स वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं एटम्स के बीच में। द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एनविसेजेस शेयरिंग ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। हमारे पास ये जो मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ये किस चीज को प्रमोट करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी एटम्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। If two atoms share 2 pairs of electron, the covalent bond between them is called a double bond, ठीक है। कि अगर दो एटम्स जो हैं वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उसे हम डबल बॉन्ड कहेंगे। For example, in the carbon dioxide molecule, we have 2 double bonds between the carbon and oxygen atoms. इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करो तो उसमें 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में, ठीक है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में ही। एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। अब हमने सेंट्रल एटम कौन सा लेना है, कार्बन लेना है, क्योंकि कार्बन जो है वो कम है, राइट। और ऑक्सीजन हम कहाँ पे लेंगे, हम सराउंडिंग्स में लेंगे। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, लेकिन कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन के पास अपने कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 4 है। ये आ गए हमारे पास 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन के साथ शेयर कर लिए। इस वाली ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिए, राइट। अब अगर हम देखें तो पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, नियॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, राइट। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगी, नियॉन की, राइट। इस वाले
ऑक्सीजन की अगर आप बात करो तो इसमें भी कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसने भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रही है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4, इस वाली साइड में भी 1 2 3 4। अब कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे। राइट, ऐसे ही हमारे पास इस साइड पे भी एक और डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो जब हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे इन्होंने देखो इथेन की एग्जांपल दी हुई है। इथेन इज C2H4 मॉलिक्यूल। राइट, अब आप 2 कार्बन जो है वो लोगे क्योंकि कार्बन हमारे पास कम अमाउंट में है, तो डेफिनेटली हम इनके आसपास जो है हाइड्रोजन अलाइन करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ही आ गया, तीसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, कार्बन 2 के साथ, और फोर्थ वन भी इस कार्बन 2 के साथ। अब कार्बन को देखें तो कार्बन के केस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं। अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन को ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी और एक जो है इसके साथ। अब इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक और बॉन्ड बना देगी। कार्बन 2 भी ऐसे ही करेगा, वो हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और दूसरी हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब इसके बेसिस पे आप क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक पेयर बना रहे हैं। राइट, और एक पेयर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, दूसरा पेयर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये एक पेयर आ रहा है तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और एक और सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा। राइट, नाउ when combining atoms share 3 electron pairs, as in the case of 2 nitrogen atoms in the nitrogen molecule and the 2 carbon atoms in the ethyne molecule, a triple bond is formed। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब कंबाइनिंग एटम्स जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप नाइट्रोजन एटम का केस कह सकते हो या फिर कार्बन का केस कह सकते हो इन इथाइन मॉलिक्यूल, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगेन हम बना के देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी नाइट्रोजन के पास भी 5 होंगे। नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 3 रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, नाइट्रोजन 1 के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेगी। तो अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है, ये अब इस वाली नाइट्रोजन 1 का ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और नाइट्रोजन 2 जो है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे 2 दूसरा, और ये तीसरा, तो इनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। राइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं हम इथाइन की। इथाइन मींस C2H2। C2H2 में अगेन कार्बन जो है इन्हें हम सेंटर में लेंगे, राइट, और हाइड्रोजन जो है इन्हें हम सराउंडिंग में लेंगे। अब कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन 1 क्या करेगी, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगी, बाकी इसके पास कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगी, दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी। राइट, अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है, ठीक है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है। राइट, और अगर आप देखो तो इस वाली कार्बन जो है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है। तो इसने कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, नियॉन की। और इस वाली कार्बन कार्बन 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने भी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अब 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा। अब हम लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि जो हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर्स आते हैं बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The Lewis dot structures provide a picture of bonding in molecules and ions in terms of the shared pairs of electrons and the octet rule. Lewis dot structure ने हमें complete एक बहुत crystal clear vision जो है bonding की provide की है molecules और ion के case में, जब वो आपस में electron जो हैं वो share करते हैं और अपना octet complete करते हैं. While such a picture may not explain the bonding and behavior of a molecule completely, but चाहे ये जो पिक्चर है ये कंप्लीट जो बॉन्डिंग है एक मॉलिक्यूल में वो कैसी बॉन्डिंग आ रही है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, और जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है उसे एक्सप्लेन करने में इनकेपेबल है. It does help in understanding the formation and properties of a molecule to a large extent, but फिर भी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है फॉर्मेशन में कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं और उनकी कैसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, मतलब मॉलिक्यूल आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, ये बहुत हद तक समझने में हेल्प की है. राइटिंग ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज देयरफॉर वेरी यूजफुल. इसीलिए जो हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, उसे लिखना या उसे बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. The Lewis dot structures can be written by adopting the following steps. ठीक है कि Lewis dot structure जो है वो आप कैसे बना सकते हो, अगर आप ये जो steps आपके पास given है इन्हीं के accordingly अगर आप चलो तो Lewis dot structure जो है वो draw किया जा सकता है, right? So फर्स्ट स्टेप क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के लिए आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आप जो भी कंबाइनिंग एटम्स हमारे पास आ रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल इन्होंने मीथेन की ली है. फॉर एग्जाम्पल इन दी CH4 molecule there are 8 valence electrons available for bonding. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आप CH4 molecule को देखो, ठीक है, CH मतलब हमारे पास ये मीथेन है, राइट, और मीथेन के केस में आपने वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं. अब हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं. 4 हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो 4 हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4. कार्बन की बात करो तो एक ही कार्बन है और एक कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं. सो अब इसमें देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 4 दैट विल बी 8. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन के आ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स के आ रहे हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए. फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर आप एनायन की बात करो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, ठीक है, तो क्लोरीन का मतलब क्या है, अगर आप एनायन की बात करो, Cl नेगेटिव की बात करो, इसका मतलब है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी. और अगर आप केटाइन की बात करो, फॉर केटाइंस ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कि अगर आप बात करो केटाइन की, सोडियम की बात करती हूँ, सोडियम के केस में अगर आप केटाइन फॉर्म करना चाहते हो Na पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन कि जो भी मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के केस के, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, राइट. तो सोडियम में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल फॉर दी कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव आयन जो है इन्हें हम कार्बोनेट आयन भी कहते हैं. The two negative charge indicate that there are two additional electrons than those provided by the neutral atom. अब कार्बोनेट आयन का मतलब क्या है? कार्बोनेट आयन का मतलब है कि हमारे पास ये जो कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल न्यूट्रल एटम. मतलब कार्बन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं. एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 होते हैं. सो 3 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू कितने हो गए? ऑब्वियसली 18 हो जाएंगे. 18 प्लस ये जो 4 है, ठीक है. अगर मैं CO3 की बात करती हूँ तो इनके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वो 22 होंगे. 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा गेन किए हैं. तो इस कार्बोनेट आयन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस कंडीशन कितने होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? दैट आर 24. For NH4 positive ion, one positive charge indicates the loss of one electron from the group of neutral atoms. अब ये जो अगर आप देखो NH4 की बात करो, नाइट्रोजन के केस में देखा जाए तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस आते हैं? दैट आर 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाइड्रोजन के केस में ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, सो इंटू 4 हो जाएगा. दैट मीन्स 1 इंटू 4 4 आ गया. 5 प्लस 4 इक्वल टू 9. तो अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं NH4 की तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? -1. दैट इज 8. Knowing the chemical symbols of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of the compound known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pair between the atoms in proportion to the total bond. अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, अगर आपको उनका केमिकल सिंबल पता है और साथ ही साथ आपको जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बना देंगे. ठीक है. अगर आपको उनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो पता है, चाहे वो आपको पता हो चाहे आपने इंटेलिजेंटली गेस किया हो, इससे आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एज शेयर्ड पेयर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करने इजी हो जाएंगे. ठीक है. जो कि हमारे पास टोटल बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं. In general, the least electronegative atom occupies the central position in the molecule or ion. ठीक है. तो अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरे पास जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, वो सेंट्रल पोजीशन में एक्वायर किया जाएगा in the molecule or ion. In general, the least electronegative atom occupies the central position in the molecule or ion. अगर मैं एक molecule या ion form कर रही हूँ, ठीक है, उसमें जो least electronegative atom होगा वो central position जो है वो acquire करेगा. कार्बोनेट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक आयन है, राइट. और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस केस में कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा. तो कार्बन को हम जो है वो सेंट्रल पोजीशन में लेंगे. दैट मीन्स कि कार्बन जो है वो आप सेंटर में लोगे, ऑक्सीजन जो है वो आप सराउंडिंग में लोगे. फॉर एग्जाम्पल इन NF3 एंड कार्बोनेट, nitrogen and carbon are the central atoms whereas fluorine and oxygen occupy the terminal positions. ठीक है. अब इस केस में हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं और अगर मैं NF3 की बात करती हूँ, अब इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में आएगा और जो फ्लोरीन है वो सराउंडिंग में या फिर टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, राइट. After accounting for the shared pair of electrons for single bond, the remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding or remain as lone pairs. ठीक है. सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करोगे. ठीक है. दैट मीन्स कि मुझे पता है नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है. फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, राइट. तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. इस वाली फ्लोरीन को भी एक ही चाहिए है और दूसरे वाले को भी.
अब अगर तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है फिर तो हम क्या करेंगे, यही स्ट्रक्चर रखेंगे। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर जो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे उनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तो हो गया तो श्योरली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएगा, बाकी हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स आ गए। द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था कि हमने हर एक एलिमेंट या हर एक एटम जो यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो अगर मैं फ्लोरीन 1 की बात करूं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इस फ्लोरीन का भी सेम फ्लोरीन 1 जैसा ही कंट्रीब्यूशन होगा और फ्लोरीन 3 का भी फ्लोरीन 1 जैसा ही कंट्रीब्यूशन होगा। नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्यू मॉलिक्यूल आयंस आर गिवन इन टेबल 4.1। हमारे पास कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी लुईस रिप्रेजेंटेशन जो है इन्होंने 4.1 टेबल में दी है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास H2 बनाया है। H2 ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होता है। इन्होंने दूसरी हाइड्रोजन के साथ बनाया है तो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑब्वियसली 1 होगा। हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि इसके जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 आ गए, इधर भी 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो ऑक्सीजन 1 के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन 2 के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रही है, 4 हो रही है। मतलब एक पेयर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और दूसरा पेयर दूसरा। सो इनमें ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट करेगा। बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज आप साथ में रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट। नेक्स्ट O3 की अगर मैं बात करूं, O3 के केस में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया तो नहीं है बट मैं आपको वैसे इंडिपेंडेंटली बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बिलोंग्स टू द सिंगल स्पीसीज बट शेयर्ड बाय बोथ दी एटम्स, ठीक है। कि हमारे पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक एटम का होगा, लेकिन अगर मेरे पास 2 एटम्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो वो शेयर जो है वो दोनों एटम करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल जो है O3 दैट इज ओजोन, इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। 3 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3, ठीक है। अब मुझे पता है कि हर एक ऑक्सीजन को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 की बात करूं तो ये क्या करेंगे, ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। एक ऑक्सीजन जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। इसके पास बाकी कितने रह गए, वैलेंस 1 2 3 4, ठीक है। इस वाली ऑक्सीजन के साथ 1 2, इसके पास भी 3 4 आ गए। अब इनका जो है ऑक्टेट देखा जाए तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 का भी ऑक्टेट आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब ऑक्सीजन 3 जो है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4।
अब इस ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके साथ डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये अपना एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस वाली ऑक्सीजन 3 के साथ शेयर कर लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हम एक एरो के साथ करते हैं। एरो का जो हेड है वो जिस साइड होता है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन उस साइड हो रही है, और टेल जिस साइड होती है इसका मतलब है कि वो वाला एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, राइट। तो इसमें एक और वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, या आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। दैट्स वाई इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब अपना जो पेयर है वो शेयर कर रहा है ऑक्सीजन 3 के साथ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NF3 की। NF3 जो है ये हमने ऊपर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और फ्लोरीन जो है उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके एक बॉन्ड बना देगा, ये फ्लोरीन जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा उसके साथ, और फ्लोरीन थर्ड जो है एक और कर लेगा, और पीछे क्या रह गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें बॉन्ड कैसा बनेगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन 1, सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन 2 एंड सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन 3, और साथ में एक लोन पेयर आ जाएगा। अब अगर हम कार्बोनेट आयंस की बात करें, ठीक है, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4 आ गए। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एज इट इज आ गया, एक ऑक्सीजन जो है 2 नेगेटिव में एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कितने आ गए, 7 आ गए। दूसरी ऑक्सीजन ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज में से, तो इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। अब ये जो थर्ड ऑक्सीजन है हमारे पास, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगेन 2 ही है, क्योंकि चार्ज 2 नेगेटिव था तो श्योरली इसे कोई चार्ज नहीं मिला, तो आप इस वाली ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज दे सकते हो और इस वाली पे भी नेगेटिव दे सकते हो, राइट। और इस पे 1 2 3 4 आ गया, राइट, एंड 5 6। अब क्या होगा, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, और ये कार्बन जो है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इस वाली ऑक्सीजन 1 2 और 3, 1 एंड 3 का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन 2 जो है उसने क्या किया, उसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली कार्बन के साथ, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन की बात करो तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इन ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी, एक ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन 2 है वो डबल बॉन्ड बनाएगी, ऑक्सीजन 1 भी सिंगल बॉन्ड बनाएगी, और ऑक्सीजन 2 भी सिंगल बॉन्ड बनाएगी, और साथ में इन पे चार्ज कितना आएगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। और आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मेंशन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो लोन पेयर्स हैं वो जो है आपने मेंशन कर दिए, इसके भी लोन पेयर ऑक्सीजन 2 के भी कर दोगे, 1 2 3 4 आ गए, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब हम नाइट्रिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास हाइड्रोजन जो है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसकी कोशिश क्या होती है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मैं उसी के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सी है, नाइट्रोजन है, तो सेंटर में कौन सी आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी, और साइड पे ये हाइड्रोजन का तो फिक्स है कि इसने ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल जो हमारे पास पोजीशंस है उस पे आ जाएंगी, राइट।
अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। सो 1 2 3 4 और 5 आगे। हाइड्रोजन, पहले हम हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए? एक ही चाहिए। तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। अब इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो ये नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो श्योरली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्सीजन 2 को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आप असाइन कर लो, ये 1 ले लेती हूँ, ये 2 ले लेती हूँ और ये थर्ड ऑक्सीजन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब वो जो है कोई भी बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। अभी हमने बात की है कि जो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है डोनेट करता है, या आप कह लो कि जो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। साथ में आप इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेंशन कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन 1 का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्सीजन 2 का भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन 3 का भी कंप्लीट है। अब इनमें बॉन्डिंग कैसे आएगी, अगर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा, साथ में आप इनके इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दोगे। ऑक्सीजन 1 का हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा। और जो ऑक्सीजन थर्ड है उसने क्या किया है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो नाइट्रोजन पे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। नाइट्रोजन के पास कोई भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, लेकिन ऑक्सीजन 2 के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन 3 जो है इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ HNO3।